पहले राजस्थान में हजारों की संख्या में फर्जी आधार मिला, अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली और बरेली में हजारों की संख्या में फर्जी आधार मिला है। यह फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाला खेल पूरे देश में हो रहा है, चाहे वो बीजेपी का शासन हो, चाहे वो टीएमसी का शासन हो, चाहे वो इंडी गठबंधन का शासन हो, चाहे एनडीए गठबंधन का शासन हो। बिहार में भी फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है, झारखंड में भी फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है, यूपी, बिहार, बंगाल, आपके हरियाणा में भी फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है, गुजरात में भी फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है, केरल में भी बन रहा है, गोवा में भी बन रहा है, महाराष्ट्र में भी बन रहा है। और क्यों बन रहा है? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना हमारे देश में गंभीर अपराध नहीं है। फर्जी आधार बनाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी राशन कार्ड बनाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना कोई गंभीर अपराध नहीं है। तो नतीजा ये हो रहा है कि बाहर के जो घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं, जो लगभग 5.5 करोड़ हो चुके हैं, ये पहले 2,000 रुपये देते हैं जाके कॉमन सर्विस सेंटर पे, वहाँ से आधार बनवा लेते हैं। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब इनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर एक दलाल को पकड़ते हैं, नगर निगम से ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर एक दलाल को पकड़ते हैं, आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है उसके बाद फिर एक दलाल को पकड़ते हैं, तहसीलदार के यहाँ या एसडीएम के यहाँ, वहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और जब 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर किसी वोटजीवी नेता को पकड़ते हैं, नोटजीवी नेता को पकड़ते हैं, वो इनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। और जब इनका वोटर आईडी में नाम भी जुड़ गया, 5-6 डॉक्यूमेंट भी बन गया, उसके बाद ये बैंक खाता खोल लेते हैं, जनधन योजना का लाभ लेते हैं, मुफ्त में सिलेंडर लेते हैं, मुफ्त में बिजली लेते हैं, मुफ्त में पानी लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं। इनके बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो जाता है, यानी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं। और उसके अलावा जो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की सारी योजनाएं, उसका भी लाभ ले रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये सांसद विधायक तू मैं करना छोड़ दें, बतौलेबाजी करना छोड़ दें, नारोप प्रत्यारोप छोड़ दें, ये बुद्धू और बुद्धिमान वाला खेल छोड़ दें, नूरा कुश्ती छोड़ दें, ये तू चोर मैं सिपाही वाला खेल छोड़ें और कठोर कानून बनाए। ये हाईवे बनाने से, एक्सप्रेसवे बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से, बुलेट ट्रेन चलाने से भारत नहीं बचेगा। फ्रांस में, यूरोप में ये सब चीज़ है। हम जो भारत में आज कर रहे हैं, यूरोप में, फ्रांस में वो 30-40 साल पहले हो चुका है। इसके बाद भी फ्रांस भी जल रहा है, पूरा यूरोप भी जल रहा है। घुसपैठियों को निकालना है तो सबसे पहले घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करिए, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। उससे फायदा ये होगा कि जो पुलिस है वो घुसपैठियों पे एनएसए लगाना शुरू कर देगी, यूएपीए लगाना शुरू कर देगी, वेजिंग वॉर की धारा लगाना शुरू कर देगी, देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर देगी, गैंगस्टर लगाना शुरू कर देगी। लेकिन पुलिस चूंकि अलग अलग राज्यों की है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है जो मैकाले ने बनाया था, और उस 1861 के कानून के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। तो उत्तर प्रदेश में तो फर्जी डॉक्यूमेंट को पकड़ती है, घुसपैठियों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन बंगाल में नहीं करती, तमिलनाडु में नहीं करती। जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, ना वहाँ धर्मांतरण कराने वालों पर कोई कार्रवाई होती है, ना घुसपैठ कराने वालों पर कोई कार्रवाई होती है। पंजाब देख लीजिए, इंडी गठबंधन की सरकार है, वहाँ धड़ल्ले से चंगाई सभा हो रही है और रोज धर्मांतरण हो रहा है। तो भारत को बचाना है तो घुसपैठ और धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट तीनों को रोकना होगा। घुसपैठ और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाने की कार्रवाई शुरू करिए। घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ यूएपीए लगाइए। घुसपैठियों, उनके मददगारों, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। लेकिन ये धाराएं तभी लगेगी जब पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी और 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा। तो प्रभावी कार्रवाई तब होगी जब पुलिस राज्यों के अधीन नहीं होगी बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी और यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा। घुसपैठिए तब भारत छोड़ के भागेंगे जब उनको साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाएगी, और वो तभी होगा जब 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा। यानी पुलिस चार्टर होना चाहिए कि पुलिस को हर हालत में 3 महीने के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल करना है, और एक जुडिशियल चार्टर होना चाहिए कि जज को हर हालत में साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला देना है। घुसपैठ और धर्मांतरण तब रुकेगा जब घुसपैठियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा।
धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। सच्चाई पूरी तब पता चलेगी। घुसपैठ और धर्मांतरण तब रुकेगा जब घुसपैठियों, उनके मददगारों, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त होगी। जब घुसपैठियों, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म होगी, उनको आजीवन कारावास, फांसी होगा, तब ये घुसपैठ और धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो जैसे 1947 में नरसंहार हुआ था ना, सबको पता है, वैसे ही 2047 में नरसंहार होगा। और आज के ये तू मैं करने वाले नेता, आज के बतौलेबाजी करने वाले नेता 25 साल के बाद आपका घर बचाने नहीं आएंगे। ये न 1947 में कोई किसी का घर बचाने आया था, न 1990 में कश्मीर में कोई नेता किसी का घर बचाने आया था, न जब सिखों का नरसंहार हुआ तो दिल्ली में कोई नेता किसी का घर बचाने आया था। जब अराजकता फैलेगी, मजहबी उन्माद फैलेगा और आगजनी शुरू होगी तो नेता तो अपने घर में बैठ जाएंगे, पुलिस उनको सिक्योर कर लेगी, पुलिस उनके घर पे पहरा देना शुरू कर देगी। अंत में फंसेगी आम जनता, फंसेंगे हम और आप, घर जलेगा हमारा आपका, बच्चों के साथ जो गड़बड़ होगा हमारे आपके बच्चों का होगा। जो बड़े बड़े नेता हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ये जो जितनी जातिवादी पार्टी खोल के बैठे हैं, भाषावादी पार्टी खोल के बैठे हैं, क्षेत्रवादी पार्टी खोल के बैठे हैं, कोई इसमें 5,000 करोड़ का मालिक है, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई 20,000 करोड़ का मालिक है। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं ना, जो बतौलेबाजी करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, पेरियारवाद की बात करते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं, नेहरूवाद की बात करते हैं, जो ये 500 रुपये का कुर्ता पैजामा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पहन के खड़े हुए हैं, ये 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। इनके पास ऑस्ट्रेलिया में भी घर है, लंदन में भी घर है, विदेशों में इन्होंने खूब बना रखा है, अपना महल भी बना रखा है, फार्म हाउस भी खरीद रखा है। जैसे ही भारत में अराजकता शुरू होगी, आतंकवाद फैलेगा, मजहबी उन्माद फैलेगा, नरसंहार शुरू होगा, ये सबसे पहले अपने परिवार को लेके भाग जाएंगे। और ज़्यादातर तो अपने परिवार को पहले ही छोड़ चुके हैं बाहर। ज़्यादातर ये बड़े नेता हैं ना, जो आज की डेट में खूब गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद की बात करते हैं, नेहरूवाद और समाजवाद की बात करते हैं, इनके बच्चे तो बाकायदा बाहर पढ़ रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने बच्चों के लिए बाकायदा वहाँ पे फ्लैट, मकान, दुकान खरीद रखा है, उनका बिजनेस व्यापार शुरू भी कर दिया है। तो ये तो 15-20 साल के बाद छोड़ के भाग जाएंगे। फंसेगा कौन? आम जनता। जैसे जब 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जितने मजबूत लोग थे, संपन्न लोग थे, सब छोड़ के भाग के आए। आडवाणी जी भारत आ गए, जेठमलानी जी भारत आ गए, मिल्खा सिंह भारत आ गए, गुलजार भारत आ गए, सुनील दत्त भारत आ गए, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब बाहर भारत आ गए, अपना कपूर खानदान के जो थे पृथ्वीराज कपूर वो भारत आ गए। तो जितने एलिट क्लास के थे, संभ्रांत वर्ग थे, बड़े व्यापारी थे, वो सब अपना कुछ छोड़ छाड़ के पहले आ गए भारत में। फंसा कौन पाकिस्तान में? वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास। फंसा कौन पाकिस्तान में? बेचारे दलित फंसे, पिछड़े फंसे, किसान फंसे, मजदूर फंसे, और आज उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे ही 2047 में आज के बतौलेबाज नेता, आज के तू मैं करने वाले, आरोप प्रत्यारोप करने वाले नेता, ये 20-25 साल के बाद भाग जाएंगे। कोई इटली भाग जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा। फंसेगा कौन यहाँ पे? आम भारतीय, किसान, मजदूर, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग, ये फंसेंगे और फिर ये बचाने नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने अपने नेताओं को पकड़िए, उनसे पूछिए कि हमारा कानून दुनिया का सबसे सर्वोत्तम कानून क्यों नहीं है? हमारी पुलिस दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस क्यों नहीं है? हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था क्यों नहीं है? आखिर दुबई में सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता है, भारत में अवैध निर्माण क्यों हो रहा है? आखिर चीन में इतना भ्रष्टाचार नहीं है, भारत में इतना ज़्यादा क्यों है? आखिर हमारे देश में घूस लेके घुसपैठियों की मदद क्यों हो जाती है? चीन में तो कोई घुसपैठियों की मदद नहीं करता, जापान में तो कोई नहीं करता, सिंगापुर में तो कोई नहीं करता, अरब में कोई नहीं करता, कुवैत में कोई नहीं करता, दुबई में कोई नहीं करता। अपने अपने नेताओं से पूछिए कि ये बांग्लादेशी कुवैत क्यों नहीं जाते, दुबई क्यों नहीं जाते, अरब क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते, भारत ही क्यों आते हैं? और भारत में आ रहे हैं तो घुसपैठियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? घुसपैठियों की जो मदद करते हैं सरकारी बाबू, लेखपाल, पटवारी या जो भी हवलदार, थानेदार या नेता जो भी मदद कर रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देश को बचाना है तो कठोर कानून की मांग करिए। बतौलेबाजी से देश नहीं बचेगा। आने वाला परिणाम, आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुखदाई है।